हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मुंबई में टेस्ट मैच चल रहा है और टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया है। दूसरा दिन जो है वो पूरी तरीके से इंडियन टीम के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी अच्छी हुई, शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने अपना जलवा दिखाया। उसके बाद काम जो है गेंदबाजों ने किया है। कहां पर मैच खड़ा है सबसे पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कितने दिन और ये टेस्ट मैच चल सकता है। मुंबई टेस्ट का दूसरा दिन रहा टीम इंडिया के नाम और पूरी तरीके से रहा। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 28 रन की बढ़त मिली थी और एक अच्छा जो है बल्लेबाजी जो है ऋषभ पंत और यहां पर शुभमन गिल ने की। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 171 रन है, 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन की जो है न्यूजीलैंड ने बढ़त बना ली है। 1 विकेट उनका बचा हुआ है और टीम इंडिया यही चाहेगी कि 150 160 के आसपास उनको टारगेट मिले ताकि वो जो है ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो। गेंद जो है अच्छा खासा टर्न ले रही है, स्पिनर्स के लिए परचेज है। 180 से ऊपर अगर कुछ भी जाता है तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अश्विन ने दूसरी पारी में जो है उनकी फिरकी चली है। पहली पारी में उस तरीके से गेंदबाजी उनकी नहीं हो पाई थी। 4 विकेट जो है रविंद्र जडेजा ने झटके, 1 रविचंद्रन अश्विन ने, वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला और आकाशदीप ने 1 विकेट निकाला। 9 विकेट टोटल जो है दूसरे दिन न्यूजीलैंड के टीम इंडिया ने गिरा दिए और जो स्कोर बनाया था 235 के ऊपर 28 रन टीम इंडिया ने बनाए थे और पहली पारी के आधार पर जो है 28 रन की बढ़त ली थी। 263 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट यहां पर हुई थी और ये दूसरे दिन का ही खेल है, ये तीसरे दिन का नहीं है। अगर मैच जैसे बता रहा हूं ऐसा लग रहा होगा कि तीसरे दिन मैच चला गया, मगर ये दूसरे दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेन जी हैं। सर, जिस तरीके से मैच चल रहा है, जिस मुहाने पर खड़ा है, खुश होगी टीम इंडिया? खुश होगी, हाँ बिल्कुल खुश होगी, क्योंकि जिस तरह से हाथ से फिसला था ये मैच, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल खुश होगी। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि क्या वाकई अभी पूरी तरह से भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहली पारी में 28 रन की बढ़त मिली ना, मुझे लगता है वो बढ़त कम से कम 50 रन की होनी चाहिए थी। ताकि अब जो आपको एक एक्सपेक्टेड लक्ष्य मिलेगा 100, अभी आप कितने रन की लीड है? 143, यानी जो 160 के आसपास का मिलेगा, वो आपको चाहिए था कि 125 130 रन के आसपास होता, तब शायद आप और ज्यादा रिलैक्स्ड होते। बिल्कुल। अभी भी ऐसा नहीं है, पैनिक कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने रन बन जाएंगे भारतीय टीम से। सवाल ये कि क्या जो विकेट है उस विकेट पर जिस तरह से निचले, मतलब 120 पर 5 जी और 125 पे ऑल आउट, यहां संभव है। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मतलब आखिरी के बल्लेबाजों के लिए वो अपने जिगरे से कोई 20 रन 15 रन बना दे तो बना दे, वरना जितना बॉल टर्न हो रहा है, जिस तरह से गेंदबाज आपको परेशान कर रहे हैं, उसमें एक कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा का अप्रोच यही होना चाहिए था कि कितना कम से कम मेरे सामने रहे चौथी पारी में, क्योंकि प्रेशर चौथी पारी में रहेगा। और न्यूजीलैंड की टीम इस टेस्ट मैच में ऐसा नहीं कि हथियार डाल दिए उसने, कि वो 90 पे दूसरी पारी में 90 रन पे ऑल आउट हो गई हो, फिर वो गई, देखिए 150 के आसपास पहुंच चुकी है वो टीम, तो 150 से बल्कि क्रॉस कर चुकी है वो टीम। तो अगर अभी तीसरे दिन की सुबह अगर एक बल्लेबाज जो आखिरी विकेट के तौर पर आएगा, उसने 2 छक्के भी लगा दिए, एक कोई एज से चौका चला गया, 15-20 रन और जुड़ गए, तो आपने अपने सर पे आफत ही ले ली। तो मुझे लगता है कि शायद रविंद्र जडेजा इस पूरी भारतीय टीम में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं पर्सनली कम से कम, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं 10 में 10 नंबर दूंगा। चाहे आप पहली इनिंग में उनकी गेंदबाजी देख लें, चाहे दूसरी इनिंग में उनकी आप गेंदबाजी देख लें, वरना मैं अभी कम से कम इस टेस्ट मैच में किसी को 10 में 10 देने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि गलतियां अब भी हुई हैं। और आप याद कीजिए, आप ये बात कितनी बार कही गई कि आप भले ही 10वें नंबर के बल्लेबाज हैं या 9वें नंबर के बल्लेबाज हैं, टेस्ट क्रिकेट का मतलब है आपको 3-4 ओवर क्रीज पर खड़े होने का मादा होना चाहिए। ये करती भी थी टीम इंडिया। इस टीम इंडिया ने ये काम ऑस्ट्रेलिया में किया है, इस टीम इंडिया ने इस तरह का काम इंग्लैंड में किया है। ऐसा तो क्या हो गया कि आप 3 ओवर 4 ओवर भी नहीं टिक पा रहे हैं? तो शायद वो जो 28 रन मुझे जो चुभ रहे हैं, वो अगर 50 होते तो हाँ, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत होता। बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा है दूसरा दिन और मैच उसकी पकड़ में। लेकिन अभी मैं कहूंगा शायद 80-20 या 85-15 बिल्कुल। वो बैक ऑफ द माइंड जो 46 पे ऑल आउट जो टीम इंडिया हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं रहता है। और ये कोई भी इनिंग्स इस न्यूजीलैंड सीरीज में ऐसी नहीं रही है जहां पर टीम इंडिया क्रम्बल नहीं करी, उसकी बल्लेबाजी लड़खड़ाई नहीं, एक वक्त पर 5-6 विकेट जो है वो फटाफट गिरे नहीं। तो जब तक वो अचीव नहीं हो जाता, इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन, जो वो कहते हैं ना, वो तब तक अचीव नहीं हो जाता जब तक कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि पिच में स्पिनर्स के लिए मदद है। और इसी न्यूजीलैंड साइड ने टीम इंडिया
को मुश्किल में डाला है। वैसे दूसरे दिन आपको बता दूं, इसी मैच में डाला है, इसी मैच में डाला। कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत कोई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कल जो पहला दिन था उसमें दूसरा विकेट गिरता है 78 रन पर, और अचानक आप 84 पे 4 होते हैं। बिल्कुल। अब 8 गेंदों के अंदर, बिल्कुल 15 मिनट में, बिल्कुल। और उसमें विकेट कौन कौन गिरता है, मतलब ऐसा भी नहीं एक अगर आप सिराज को हटा दें जो नाइट वॉचमैन आए थे, वरना यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, विराट कोहली आउट होते हैं। यानी अगर एक पॉसिबल टारगेट हम मान लेते हैं 150-160 का है, वहां पर अगर 84 पे या 84 पे 4 हो गए तो फिर आप क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड कमांडिंग फोर्स में है या इंडिया है? बिल्कुल जी, इसीलिए अभी ये टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ है, मगर ये है कि चौथे दिन जाता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए तीसरे दिन में ही जो है ना काम या तो इधर या फिर उधर जो है वो हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है ना कि जब स्कोर बोर्ड पे 150-60 ही दिख रहे होते हैं ना, तो कई बार ना आपके हौसले वैसे ही बुलंद हो जाते हैं। ठीक है कि वो पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ है, पहली पारी में जो भी कुछ हुआ है, मगर जब वो 250-300 रन नहीं दिख रहे होते ना, तो फिर आप ना वैसे ही थोड़े से कॉन्फिडेंस से भर जाते हो। क्या पता वो कॉन्फिडेंस ही काम कर जाए। मगर दूसरे दिन आपको बता दूं मोटा मोटा 348 रन बने और 15 विकेट जो है वो दूसरे दिन गिरे हैं। तो बड़ा इवेंटफुल सा डे जो है ना वो दूसरा दिन यहां पर रहा है। चलिए जी, दोनों गेंदबाजों का आपको प्रदर्शन दिखाते हैं। गेंदबाज जो है ना वो टीम इंडिया को निराश नहीं करते, मतलब 99% नहीं करते। उतनी मारक क्षमता जो है ना गेंदबाजों की है। अश्विन के और जडेजा के आंकड़े आपको दिखाते हैं दूसरी पारी में किस तरीके के रहे। कोई ना कोई स्टेप अप करके उठता है और ना विकेट ले लेता है। 20 विकेट टीम इंडिया निकालने की कला जानती है, वो फेड आउट नहीं हुई है। 16 ओवर की गेंदबाजी अश्विन ने की, 3 विकेट उनके नाम रहे, 63 रन उन्होंने बनाए दिए और 4 की इकॉनमी रही। चलो इकॉनमी से मतलब नहीं, मगर 3 विकेट जो है उन्होंने झटके पहली पारी में जो है उनको उस तरीके से विकेट जो है वो नहीं मिले थे। ये एक चीज़ है अश्विन के साथ। और सर एक चीज़ जो है ना वो निकल कर आई है, पहली पारी में तो एक भी विकेट नहीं मिला था। अश्विन ने जो ओवर्स डाले, अगर दोनों इनिंग्स के कंपेयर कर लें, पहली इनिंग में 14 डाले और दूसरी इनिंग में वो 16 डाल चुके हैं। इसमें से जो पहले 25 ओवर थे उन्होंने कोई भी कैरम बॉल नहीं डाली। उसके बाद आखिरी 4-5 ओवर्स में कैरम बॉल 4 डाली, 2 पे विकेट मिल गई। संयोग है ये, इसको आप और क्या ही कहेंगे। मतलब अगर उनके पास कैरम बॉल है और किसी से उधार लेके तो डाल नहीं रहे हैं कि मुझे आपसे उधार लेना है और आपने मना कर दिया कि नहीं दूंगा, 25 ओवर तक नहीं दूंगा, 25 ओवर के बाद आना तब दूंगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो उनके पास अपना ही कैरम बॉल है। वो शायद उनको लग रहा होगा कि नहीं इस पर नहीं मिलेगा विकेट, नहीं मिलेगा विकेट, नहीं मिलेगा विकेट। वो अपना दूसरे वेरिएशंस ट्राई कर रहे थे, अपनी बॉल को ट्राई किया, विकेट मिला तो निश्चित तौर पर अब शायद इसका फायदा अगले मैच में कभी मिले जब वो उतरे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो अब हाल फिलहाल में नहीं होना है। तो एक गेंदबाज और अश्विन जैसा गेंदबाज जिस तरह की अप्रोच के साथ, जिस तरह की, और फिर एक बड़ी दिक्कत और भी है, इतने वेरिएशन है उनके पास, आप क्या करेंगे? मतलब वो कोई लिमिटेड स्कीम वाले तो बॉलर है नहीं कि 4 तरह की गेंद फेंकते हैं, उसमें एक कैरम बॉल है। भाई साहब, जिस गेंदबाज के पास 1 दर्जन किस्म की गेंद हो, उसमें हो सकता है कैरम बॉल 12वें नंबर पे हो। नहीं आया नंबर, उस समय दिमाग में नहीं आ रही, नंबर ही नहीं आया था। उस समय भाई मुझे टेस्ट मैच में तो कहा ही जाता है ना कि गेंदबाजों के क्या फर्क है टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 में। यही फर्क है ना कि एक गेंदबाज के पास अपने प्लान ए को लेकर ज्यादा समय होता है टेस्ट में। मैं मान लेता हूं आपको एक टप्पे पर एक गेंद खिला रहा हूं, मैं 3 ओवर तक आपको खिलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। 3 ओवर जब वनडे में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। वनडे में मुझे तुरंत 4 गेंद के बाद मुझे बदलना पड़ेगा, T20 में 3 गेंद का बदलना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट में मैंने आपको 3 ओवर तक एक तरह की गेंद खिलाई, फिर वो गेंद मेरी नहीं चल पाई, फिर मुझे लगा चलो यार हटाओ, दूसरी वेरिएशन लेके आते हैं, फिर आपने वो 2 ओवर खिला दी। तो हो सकता है वो कैरम बॉल उनकी लिस्ट में 12वें नंबर पे रही हो। बिल्कुल, जब 12वें नंबर पर आई तो उसने विकेट ले लिया। चलिए जी, अब ये कई बार हो जाता है, ये अजीब अजीब संयोग है, मगर ये थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग से स्टैट्स होते हैं सुनने में और आप तक पहुंचाने में, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, वो हम जरूर करते हैं। वैसे जडेजा के लिए टेस्ट मैच बिल्कुल यादगार रहा। 5 लिया पहली पारी में और 4 विकेट जो है यहां पर ले चुके हैं। हो सकता है 5वां भी ले जाए, दूसरे में भी 5 ले जाए। जडेजा के नाम रहा। कोई एक सीरीज याद नहीं आती जब जडेजा ने अपनी ना घरेलू सीरीज, खास तौर पर जब अपनी अथॉरिटी को स्टैंप ना किया हो। विराट कोहली चूक गए हो, रोहित शर्मा चूक गए हो, रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा पर जो है ना वो खरा उतरा है कि उसने विकेटें निकाली हैं। इस टेस्ट मैच में नहीं, इस पारी में नहीं तो अगली पारी में, और जब जहां जरूरी हुआ वहां बल्ला गाड़ दिया है। बिल्कुल, और यही उनकी पहचान भी है और इसीलिए वो नियमित हिस्सा रहे हैं टीम का। इसीलिए चाहे वो कप्तान के तौर पर विराट कोहली रहे हों और चाहे अब कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा हों, अगर आप 2 अलग अलग किस्म के अप्रोच वाले कप्तानों की आंख के तारे हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी परफॉर्मेंस से हासिल किया है। वरना आपने देखा होगा, और इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, कप्तान बदलते हैं तो एक सेम सेट ऑफ प्लेयर्स में कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि
सौरव गांगुली जब तक कप्तान थे, अनिल कुंबले को कम मौके मिले, हरभजन सिंह को ज्यादा मौके मिले। राहुल द्रविड़ जब कप्तान हुए तो ठीक अपोजिट हुआ, हरभजन सिंह को कम मौके मिले, कुंबले को ज्यादा मौके मिले। इसमें सीधी सी बात यह कि मैं सौरव गांगुली कप्तान थे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का भविष्य ही बेकार हो गया, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को स्पिनर मानते ही नहीं थे। वरना मुरली कार्तिक शायद जितने मैच उन्होंने खेले उससे ज्यादा ही खेलते, बिल्कुल ज्यादा ही खेलते, उससे कुछ तो ज्यादा खेलते। तो ये कप्तान बदलने के साथ साथ अप्रोच चेंज होता है। उस अप्रोच में अगर आप दोनों को टारगेट कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि इसके पीछे पीछे आपका शेयर टैलेंट है, आपकी काबिलियत है। इसीलिए आप चाहे विराट कोहली के प्लेइंग 11 में देख लीजिए, चाहे रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 में देख लीजिए, केएल राहुल एक बार को हिल गए इधर आके। रविंद्र जडेजा जहां थे वहीं पर रविंद्र जडेजा बने हुए हैं जी। जडेजा का कमाल यही है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से वो करके दिखाया है। चलिए गेंदबाजों के कमाल पे बात होगी। न्यूजीलैंड की सिचुएशन क्या है, हालत पतली है, टीम इंडिया ने कम बैक कर लिया, सीरीज बेशक चलेगी मगर वो व्हाइट वॉश ना हो इसके लिए टीम इंडिया ने जोर पूरा लगा दिया और उस जोर का जो है अंजाम आपको मैदान पर देखने को मिला है कि भाई अब आपको 150-60 रन का टारगेट मिलेगा, आपको अब कमर कस के वो बना देना है ताकि आपका व्हाइट वॉश ना हो जाए, वो दाग धब्बा ना लग जाए और WTC के लिए आप ना किसी लायक बचे रहो। नहीं तो वहां पर फिर ऑस्ट्रेलिया जाके इतना जोर नहीं लगाया जाएगा कि भाई वहां पर 4 टेस्ट मैच आप जीत जाओ, एक ड्रॉ भी हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। ये सारी दूर की कहानियां हैं जो सच होती नजर नहीं आती। खैर, इनके अलावा जो दिन की शुरुआत में शुभमन गिल ने किया उस पर बात करना बहुत जरूरी है। पहले दिखा देते हैं उन्होंने किया क्या। शुभमन गिल ने 146 गेंद पर 90 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत के साथ 5वें विकेट के लिए 96 रन उन्होंने जोड़े पार्टनरशिप में। 66 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस साल तीसरा टेस्ट शतक लगाने से चूक गए गिल और करियर में तीसरी बार जो है ना, टेस्ट करियर की बात कर रहा हूं, नर्वस 90s का शिकार हुए। 44 दिन पहले उन्होंने चेन्नई में शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, उससे पहले इंग्लैंड आई थी उसमें भी शतक लगाया था। अब यहां पर शतक से चूक गए। मगर अगर इस युवा बल्लेबाज ने, जिसको प्रिंस भी कहा जाता है, जिस टैग के ऊपर कई बार सवालिया निशान भी उठता है कि ये भाई प्रिंस है कि नहीं है, अगर ये 90 रनों की पारी नहीं खेली होती तो जितना भी आज सिनेरियो दिख रहा है ना, ये गेम ओवर था, ये गेम खत्म था। तो जब कोई बल्लेबाज उस तरीके से नहीं चल रहा था, शुभमन गिल ने दिखाया कि भाई जो टैग उन पे कई बार लगाया जाता है, जो फ्यूचर उनमें कई बार देखा जाता है, वो ऐसे ही नहीं है। वो उसको कई बार वो स्टैम्प कर रहे हैं। वो इंग्लैंड वाली सीरीज में यशस्वी जायसवाल इतने चल गए कि शुभमन गिल का नाम नहीं हुआ। फिर आप बांग्लादेश वाली सीरीज में आप शतक बना के कितना ही नाम कमा लोगे, मगर यहां पर वाकई प्रेशर सिचुएशन थी और वो 90 रन किसी 100 से कम नहीं। बिल्कुल। और बड़ी बात मुझे एक और अच्छी बात लगती है, मतलब शुभमन गिल की तो तारीफ आपने जो की वो की ही, कम से कम बुरी हालत में भी, मतलब जब भारतीय टीम अपने घर में 2 टेस्ट मैच हार चुकी है, जब तमाम नए और पुराने खिलाड़ी सब ये कह रहे हैं कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की टीम हरा के चली जाएगी इस तरह से, जो श्रीलंका से हार के आ रही हो उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो बहुत कुछ जुड़ता है आपस में, कई सारे तार जुड़ते हैं। आप न्यूजीलैंड से को श्रीलंका में न्यूजीलैंड हार के आ रही थी, आपको लगा नहीं हारेंगे, यहां भी हम जीत जाएंगे, 3-0 से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। बावजूद इसके आप देखिए कि कैसे इस टीम में कैरेक्टर्स अभी भी हैं। अगर जडेजा हैं जो 9 विकेट निकालते हैं, तो शुभमन गिल भी हैं जो 90 रन बनाते हैं, ऋषभ पंत भी हैं जो 60 रन बनाते हैं। ये बड़ी बात होती है एक कप्तान के लिए कि अगर, और एक्सपेक्टेड लॉन द लाइंस क्या है, आप कहेंगे साहब रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबसे पहले जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और लेनी भी चाहिए, सबसे बड़े नाम। बिल्कुल। लेकिन अगर रोहित शर्मा आज की रात चैन की नींद सो सकते होंगे, आज की रात उनको लग रहा होगा कि नहीं अब भी हमारा WTC फाइनल का जो रास्ता है वो साफ है, मुझे तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह ना उनकी बल्लेबाजी है, ना भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार विराट कोहली की बल्लेबाजी है। वो बल्लेबाजी है शुभमन गिल की, वो बल्लेबाजी है ऋषभ पंत की, और वो गेंदबाजी है रविंद्र जडेजा की, वो गेंदबाजी है R अश्विन की दूसरी पारी में। तो 11 खिलाड़ी में से अगर 4 खिलाड़ी आपके इस तरह से दमखम दिखा रहे हैं, तो शायद जो पॉजिटिव नोट है आपके लिए वो यही है कि चलो ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर 4 चल गए, देखिए मेरा आकलन क्या है, इस पूरी सीरीज में रोहित या विराट में से कोई एक चल जाता, हाँ, आप नतीजा अलग होता। जब दोनों फेल होंगे, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी भारतीय टीम खेल रही है, अगर दोनों फेल होंगे तो भारतीय टीम का मतलब इसी तरह की स्थिति रहेगी कि नैया जो है वो डगमगाती रहेगी। दोनों में से एक का चलना जरूरी है, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली, क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट अलग है, दोनों अलग तरह का फ्लेवर डालते हैं। एक अभी कल मान लेते हैं 160 रन चाहिए, अब एक सिचुएशन क्या है, रोहित शर्मा जाए 10 ओवर में 70 रन बना के आउट हो जाए, खत्म कर दे प्रेशर को। हाँ, वो 70 रन बना दिए उन्होंने स्कोरबोर्ड पे, फिर उनका विकेट गिर गया, उसमें मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, लेकिन मान लेते हैं 45 रन उनके थे, लेकिन 70 के बाद इंडियन टीम बना लेगी वो बल्ले, ठीक है। या फिर
रोहित शर्मा अगर जल्दी आउट हो जाए तो विराट कोहली फिर उस जब तीसरा विकेट चौथा विकेट के तौर पे वो आए तो फिर वो फिर लेके जाएं मैच को, हाँ, उसको फिनिश करें। वरना फिर अगर आप इन दोनों को हटा दें तो फिर आप बैठिए देखिए 150 रन भी कैसे बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी, दो स्तंभ हैं और ये दो स्तंभ जो हैं इनको चलना पड़ेगा। अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उसके बाद जो WTC फाइनल आप आए कर रहे हो, मतलब उसमें कोई चांस ही नहीं है कि भाई ये लोग मतलब सबड्यूड परफॉर्मेंस करते रहे और टीम जीत जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 10 में से 2 मैच ऐसे हो सकते हैं कुणाल जहां ये दोनों ना चलें और मैं बोल रहा हूं एक या दो ऑब्वियसली 1 या 2 मैच आप शुभमन गिल बना देंगे, कभी सरफराज बना देंगे, कभी ऋषभ पंत बना देंगे, कभी हो सकता है आर अश्विन और जडेजा रन कर दें, वॉशिंगटन सुंदर अगर आप इंडियन कंडीशन से बात कर रहे हैं रन कर देंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मैचेस जो है अगर आप 10 में से 9 मैच जीतने की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें इन दोनों में से किसी एक को अपना रोल निभाना होगा, टॉप फॉर्म में रहना होगा। टॉप बैट्समैन है और क्यों ना रहे भाई, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा भी यहां पर बनती है, सबसे एक्सपीरियंस है। चलिए जी अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने अपना रोल बखूबी निभाया। कल कप्तान साहब से थोड़ी डांट भी खाई थी, किस बारे में ये पता नहीं लगा, मगर 60 रन की धमाकेदार पारी जो है ऋषभ पंत ने खेली है। अभी इसी सीरीज में 99 रन की पारी भी उन्होंने खेली थी। उससे पहले उन्होंने जो बांग्लादेश सीरीज में वापसी की थी वहां पर 100 रन भी उन्होंने बनाए थे। 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक जो है उन्होंने पूरा कर लिया। ताबड़तोड़ पारी थी और मोमेंटम शिफ्ट करने वाली पारी थी। इसी तरीके की पारी के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं और ये 5वीं बार है जब उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है, जब उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा का रहा। इस तरीके की स्ट्राइक रेट के साथ 50 प्लस स्कोर धोनी ने 4 बार किया, गिलक्रिस्ट ने 8 बार किया है। तो ऋषभ पंत कहीं धोनी और गिलक्रिस्ट के बीच में है, ठीक है। अब उनको गिलक्रिस्ट से आगे निकलना है तो ऐसी 4 पारियां जो है ना वो फिर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चाहिए होंगी, क्योंकि आपको वहां पर 3 टेस्ट मैच तो कम से कम जीतने हैं। मगर ये सब चीजें एक साइड, ऋषभ पंत जिस चीज के लिए आते हैं, जिस एक्स फैक्टर के लिए, जिस इंपैक्ट के लिए उनको टीम में शामिल किया जाता है, ऑलमोस्ट वो हर बार जो है ना वो खरा उतर जाते हैं, मतलब उसके ऊपर। और वापसी की इतने लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में, तब बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया, यहाँ पर बेंगलुरु में 99 रनों की वो पारी खेली, यहाँ पर 60 रनों की पारी खेली। एक निडर बल्लेबाज और ऐसा बल्लेबाज जो आपको नीचे ना मतलब गेम चेंजर सा है। और टेस्ट क्रिकेट में उनसे बड़ा विकेट कीपर मैं मतलब ये बोल रहा हूं कि शायद धोनी से भी ज्यादा इंपैक्टफुल टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ऋषभ पंत। बिल्कुल, और उसके पीछे की वजह ये है ना कुणाल की, बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक मन में भय होता है। उसके लिए क्या कहानी सुनाई गई, बड़े ही मतलब बहुत ही छोटा था तब सुनी थी कि एक आदमी को सांप ने काटा लेकिन उसके बगल से मेढक गुजरा, तो उसे ऐसा लगा कि उसे मेढक ने काटा है। ओके, तो वो उसको कुछ नहीं हुआ, वो बौखलाहट नहीं हुई, ठीक है। और क्योंकि बौखलाहट नहीं हुई, उसको लगा हाँ मेढक ही तो है, क्या ही है। दूसरे आदमी को मेढक ने काटा, उसके बगल से सांप गुजर गया। वो इस डर में मर गया कि मुझे सांप ने काट लिया है, काटा मेढक ने था। तो ये जो 60 रन बनते हैं या ये जो 99 रन बनते हैं, ये इसलिए बनते हैं कि वो जो सांप के काटने का डर है वो ऋषभ पंत में नहीं, वो पहले भी नहीं था। हाँ, ठीक है, और अब तो और नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सीडेंट उन्होंने देखा, हाँ, उस एक्सीडेंट ने उनको ये तो एहसास करा दिया होगा ना कि जिंदगी और मौत होती क्या है, मतलब कहानी सेकंड्स में फिनिश हो जाती है। इससे बुरा और क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा और क्या ही हो जाएगा। और जब मैं वहां बच गया, कुछ तो मेरी भी तकदीर रही होगी, कुछ तो भगवान ने भी किया होगा करिश्मा, वरना उस समय आपको इस तरह से रेस्क्यू करने के लिए कोई आ जाए, वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे। हर दिन पढ़ते हैं हम लोग अखबार में कि लोग सड़क पर जो है घायल होने के बाद वहीं पे खत्म हो जाते हैं, हजारों लोग। तो जिस व्यक्ति ने मौत को इतनी करीब से देखा हो, उसको और क्या डराएगा। मतलब किसी इंसान के जीवन में मौत से बड़ा डर क्या हो सकता है। तो वो पिच से क्या डरने वाले, पिच से डरेंगे वो ऐसी क्या, आप उनको ले आइए, इससे भी खराब विकेट पे खिलाइए, उनके रन जितने बनाने वो बना के जाएंगे, अपने जितने उनसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो भय ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगा था, और ये बात मैंने बार बार कही अपने यहाँ शोज में, कि रोहित शर्मा ने शायद इस यंगर जनरेशन के मन से वो डर निकाला भी था कि सांप के काटने का डर तुम्हें नहीं, मैं हूं, ठीक है। वो सांप अगर काटेगा, प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। अब शायद यही देखना है कि वो प्रेशर क्या रोहित को परेशान करने लगा, या जस्ट एक होता है कई बार बड़े प्लेयर्स का, एक सीरीज खराब जाती है, चली ही जाती है। क्योंकि जितना टेंटेटिव वो पहले दिन बैटिंग में लग रहे थे, मतलब जो उन्होंने 15-18 गेंदें खेली, ऐसा लगा कि उसमें वो 10 बार आउट हो जाएंगे। तो वो डर उनके अंदर ना बैठे। उनके पास बहुत अच्छी टीम है, उनके पास वो दिलेर खिलाड़ी हैं, उनके पास वो समझदार खिलाड़ी हैं। और क्या चाहिए एक कप्तान को, क्योंकि अगर यहां से आप अगर आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमीडिएटली T20 फॉर्मेट छोड़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये
100% श्योर हो जाइए कि आप अपने फैंस के लिए ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि 3 फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट चला गया, अब बचे गए रह गए 2 फॉर्मेट, उसमें से दूसरा फॉर्मेट यानी वनडे में अब नियर फ्यूचर में कुछ नहीं है, बहुत जल्दी। तो पहला क्या है हमारे लिए? पहली है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जहां पर 2 बार हम फाइनल पहुंचे। इस बार खिताब चाहिए और वो खिताब रोहित शर्मा दिलाएंगे। तो अगर ये आत्मविश्वास रोहित शर्मा के अंदर होना चाहिए, तभी वो ऑस्ट्रेलिया में मजा आएगा। वरना इस तरह की, आपने भी बीच में शो में कहा कि हमारे गेंदबाज 20 विकेट हमेशा ले लेते हैं, ये गेंदबाज तो वहां भी ले लेंगे। हाँ। लेकिन बल्लेबाजों का क्या होगा ये सोचिए। बिल्कुल जी, और शायद ये जीत जो है ना उसके अंदर थोड़ा पंप अप करेगी आपको कि भाई जीत होती है, उससे बड़ा इंजेक्शन कोई नहीं होता। और जब वो लग जाता है तो उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऊपर जाता है, टेंशन भी कम होती है, थोड़ा रिलैक्स कप्तान भी होता है। तो मे बी मुंबई की जीत अगर मिल जाए तो ये इसी तरीके का इंजेक्शन का काम यहाँ पर करेगी। बहरहाल ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आपको दिखाई। एक खिलाड़ी के ऊपर ना सोशल मीडिया पर बड़ी आवाज़ उठती है, ये दोबारा से उठ रही है, तो हमने भी कहा कि भाई चलो इसका एंगल भी शामिल कर लेते हैं। सरफराज खान, अब सवाल ये उठ रहा है जी, ग्राफिक्स प्ले कर ही दे, कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। किस हिसाब से मैं बता देता हूँ। बेंगलुरु में नंबर 4 पर आए थे वो, 150 रन की पारी उन्होंने खेली, पुणे में नंबर 6 पर भेज दिया, फिर अगली पारी में नंबर 7 पर भेज दिया। मुंबई टेस्ट में सरफराज को जो है फिर नंबर 7 पर धकेला गया। रविंद्र जडेजा को जो है प्रमोट किया गया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। नतीजा क्या हुआ कि पिछली 3 पारियों में सरफराज का बल्ला नहीं बोला। अब या नंबर से छेड़छाड़ है, या भाई ये वक्त की डिमांड है, या इससे सरफराज को एडजस्ट ही करना पड़ेगा। इसका क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, एक नंबर से छेड़छाड़ करना, एक प्राइमरी जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उसको अगर आप वो टिलिंडर के साथ धकेलने की कोशिश करोगे तो उसकी मानसिकता, उसका खेलने का तरीका बदलता है, वो अफेक्ट कर सकता है। ये एक बात हो सकती है। मगर इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका एक सीधा सा सर यही जवाब हो सकता है कि जो यंगस्टर होता है उसको इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। कौन सा रोहित शर्मा सीधा ओपनर बन गए थे, उनको तो बाद में बनाया गया, वो फ्लॉप हुए थे मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई बहुत नाइंसाफी है, मगर सोशल मीडिया पे चलो चल रहा है तो हमने भी कहा कि इसको डिस्कशन जरूर कर लें। देखिए, हैशटैग बनाना बहुत आसान होता है कुणाल, कुछ पैसे नहीं खर्च होते, ना दिमाग ज़्यादा खर्च होता है। आप कैची से 4-6 शब्द सोच लीजिए और लगा दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नाइंसाफ़ी अगर हो रही थी तो प्लेइंग 11 में नहीं होती। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तीसरी चीज़, क्या सरफराज खान इस टीम के कप्तान है? नहीं है। क्या उप कप्तान है? नहीं है। सौरव गांगुली का किस्सा बता देता हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी। सौरव गांगुली को कहा गया कि आपको ओपन करना है, तो सौरव गांगुली ने कहा कि मेरा 1 पैसे का मन नहीं था ओपन करने का, लेकिन ना तो मैं कप्तान था और ना मैं उप कप्तान था, यानी मैं किससे कहता कि नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो बाहर बैठो। तो आप, और देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप किस चीज के लिए क्रिकेटर बने हैं, आप किस चीज के लिए मैदान में उतरे हैं, आपका मकसद क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपकी मंजिल क्या है। सबका जवाब एक ही है, जीत। तो उस जीत के लिए अगर कोई बदलाव होता है, उस बदलाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कम से कम पहले 25-30 टेस्ट मैच तक आप 30 टेस्ट मैच खेल लीजिए, 5-6 शतक लगा दीजिए टेस्ट क्रिकेट में। फिर उसके बाद होता है कि नहीं, फिर जो अगला बंदा है जो ये डिसाइड करता है, वो भी 2 बार सोचता है कि यार ये इसको हटाऊं या ना हटाऊं। लेकिन जब तक आपने 5 टेस्ट मैच खेले, 6 टेस्ट मैच खेले, और आपके सामने मेरे पास चॉइस किसकी है? रविंद्र जडेजा की, और मेरा टारगेट क्या है? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी हो चुकी है। बिल्कुल। तो मैं इसको ना तो अत्याचार मानता हूं, ना कोई वो मानता हूं। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि जरूरत के हिसाब से प्लेयर्स को करना पड़ता है, और वो उन्होंने किया है। भाई रवि शास्त्री को 11 स्पिनर थे, गावस्कर ने, और एक मैच में, जिस मैच में उनको चोट लगी थी, उंगली में फ्रैक्चर था, और श्रीकांत को भी चोट लगी हुई थी, दोनों लोग बैठ के जिन पी रहे थे टॉनिक वाटर के साथ पाकिस्तान में। दरवाजा खटखटाया, खोला दरवाजा, गावस्कर कप्तान थे। बोले वाह यार, तुम लोग का सही है, पार्टी चल रही है, किस बात की पार्टी कर रहे हो? ऐसा क्या किया है अभी तक पाकिस्तान में तुमने की पार्टी कर रहे हो? तो दोनों के पहले तो वो जिनका जो सुरूर था वो तो चला ही गया। मजे की बात यह है कि उसके बाद जाते जाते गावस्कर ने रवि शास्त्री से पूछा, तुम्हारा ये जो वो है अंगूठे के फ्रैक्चर में जो है, वो उसका प्लास्टर कब कट रहा है? बोले वो कल कट रहा है। बोले ठीक है, परसों टेस्ट मैच में तुम खेल रहे हो, मेरे साथ ओपन करना। अब लीजिए। तो अगर शास्त्री के वहां हाथ तो फूल जाते, फूले ही होंगे, लेकिन उन्होंने जाके ओपन किया, उन्होंने सेंचुरी लगाई, और वो फिर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स में रहे। राइट। तो ये आप टीम की जरूरत के हिसाब से खेलेंगे, फिर चाहे आप कोई हो,
मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, मतलब ये तो मैंने आपको दो बताया। आपको टीम में जगह मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब सरफराज खान कोई 2007 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का बैटिंग ऑर्डर ग्रेग चैपल ने बदल दिया था। बिल्कुल बदल दिया था। और सरफराज खान अगर रोहित शर्मा कप्तान ना होते ना तो सरफराज खान 11 में भी ना होते। वही ठीक है, तो ये बात बेकार की है कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जहां मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है कि आपको करोड़ों लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों लोग किसकी जगह पे खेल रहे हैं ये भी देख लीजिए। हाँ, और किसकी जगह पे खेल रहे हैं वो भी देख लीजिए, जो मतलब और वो दिग्गज माने जाते हैं। तो ये भी सारा एक पॉइंट है। चलिए जी, इन सब के इतर ना मैच सिचुएशन पे बात हो गई। अब थोड़ा WTC पे भी बात हो जाए कि WTC का आखिर पेच है क्या। अब इसमें मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आती चली जा रही है। पूरी तो नहीं आई है, पूरी तो जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी तभी आएगी, मगर मोटी मोटी चीज जो है वो सामने आ गई है। ग्राफिक्स प्ले कर दे, बता देता हूं। टीम इंडिया को इंक्लूडिंग दी मुंबई टेस्ट मैच 6 टेस्ट मैच खेलने हैं जनाब। सीधी बात है, 4 जीतने ही जीतने हैं अगर आपको विदाउट इफ एंड बट जाना है, नहीं तो फिर आप इफ एंड बट करते रहो। मुंबई टेस्ट अगर हार जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराना होगा। इसमें और गंदी सिचुएशन और हो सकती है। अगर साउथ अफ्रीका जीतती चली जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 4 मैचों में हराना नहीं होगा, 5वां टेस्ट मैच ड्रॉ कराना होगा। ठीक है, अगर और बुरा आप सोचना चाहते हो तो। और अगर मुंबई टेस्ट जीतते हैं तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी काबू में है कि भाई आपको फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-2 से जीतनी है, बात खत्म। सीधी बात है, आप 2 टेस्ट मैच हार भी जाओ, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, 3 टेस्ट मैच में आपको बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके जीतना होगा। WTC फाइनल की दौड़ में फिलहाल 5 टीमें हैं। 5 टीमें जो आउट हैं, टीमें वो उनका नाम मैं बता देता हूं। वेस्ट इंडीज आउट है, इंग्लैंड आउट है, बांग्लादेश आउट है। बाकी साउथ अफ्रीका दौड़ के अंदर है, श्रीलंका दौड़ में है, ऑस्ट्रेलिया दौड़ में है, इंडिया दौड़ में है, तो ये सब, और न्यूजीलैंड भी दौड़ में है। अगर वो इंग्लैंड को हरा देते हैं, उनका व्हाइट वॉश कर देते हैं, जो कि इतना आसान उनके लिए भी नहीं रहने वाला, तो टेक्निकली 5 टीमें हैं और जो रियलिस्टिक चांस बन रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही बनता है। मगर उसके अंदर पेच चाहिए कि भाई अब अगर आपने घर पे 2 टेस्ट मैच हारे हैं तो अब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। ये ना बेसिकली हुआ क्या है कि ये IPL के प्लेऑफ की चौथी टीम का मामला है। तीन वहां डिसाइड हो जाती है। चौथी वाली कब डिसाइड होती है? आखिरी मैच से होती है। मैं अभी भी ये मानता हूं, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूं, जितने क्रिकेट टूर्नामेंट, मतलब जितने टेस्ट मैचेस होने, 20 होने, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अंकों का गणित अभी होगा और कोई टीम एक तरफा जीतेगी नहीं, कोई टीम एक तरफा हारेगी नहीं। आखिर न्यूजीलैंड को भी 2 के बाद यहां पर एक टेस्ट मैच अभी आप कह सकते हैं ना कि हार के ही जाना पड़ेगा, वरना अगर वो जीत जाती तो शायद पॉसिबली वो और बेहतर स्थिति में होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जो अभी 4 टेस्ट मैच कह रहे हैं जीतने के लिए, इंक्लूडिंग मुंबई टेस्ट मैच, यानी ऑस्ट्रेलिया जाके 3-2 से जीते, मुझे ऐसा लगता है जब जाके फाइनल सेटलमेंट होगा तो वहां हमें 2 टेस्ट मैच जीतना होगा। और 2 टेस्ट मैच के साथ अगर हम ड्रॉ करा लेते हैं तो हम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रहेंगे। मुझे शायद ऐसा लगता है, मतलब कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये पॉइंट्स जब तक सेटल नहीं हो जाएंगी, सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाकी भी अभी 1-2 अपसेट होंगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब तक का फाइनल जब होना है उससे पहले कोई अपसेट नहीं होगा। भाई इंडिया को इंडिया में हराकर न्यूजीलैंड ने अपसेट ही तो किया है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के साथ अपसेट हो सकता है। तो क्या पता पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हरा दे और वहां एक अपसेट कर दे। श्रीलंका का मैच है अभी, इंग्लैंड के मैचेस हैं अभी, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है इतना शायद भारतीय टीम सोचेगी भी नहीं। अभी सबसे बड़ी बात यह कि चाहिए 4 जीत चाहिए या 3 चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन ये वाली तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं मिलने वाली तो फिर वो उसका सपना आप छोड़ दें, फिर तो हाथ रख के बैठे और बस ये मनाएं कि बाकी सब टीमें जीत जाएं, हार जाएं, जो कॉम्बिनेशन हो सकता है बेहतर होगा। इस मैच को पहले काबू में करें, बिल्कुल मैच के तीसरे दिन खत्म करें इसको, और उसके बाद फिर वहां के लिए आराम से सोच लें, बैठ के बातचीत कर लें कि भैया गेंदबाजी तो ठीक है, बल्लेबाजों का क्या करना है। बिल्कुल जी, ये सोचना बेहद जरूरी है कि भाई अब बल्लेबाजी का क्या करना है। वो बल्लेबाजों का इम्तिहान जो है ना, छोटा स्कोर ही सही, मगर वो बल्लेबाजों का इम्तिहान वो स्कोर लेगा जरूर। और सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।